इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है देश भर की कुछ बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के बीच हुए कई महत्वपूर्ण समझौते। भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष किए पूरे। मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना नदी पर चलने वाले क्रूज शिप के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। प्रोजेक्ट की प्रगति के लिए जानकारी। क्रूज में एक बार में करीब 40 लोग कर सकेंगे यात्रा। हैदराबाद में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज। ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की कस्बे में पुराने बस स्टैंड के पास यूको बैंक की बिल्डिंग के नजदीक लगी भीषण आग। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। गांधीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में भारत और जर्मनी के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 75 साल हो गई। ये सिर्फ समय की उपलब्धियां नहीं, बल्कि साझा महत्वाकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि तकनीकी सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं नवीनीकरण ऊर्जा में समान है और इसका असर जमीन पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है, जिसकी नींव साझा मूल्यों और आपसी विश्वास पर टिकी है। हर सेक्टर में हमारे बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज है। हमारी एमएसएमईज और जर्मनी की मिटलस्टैंड के बीच जारी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, आईटी और सर्विस में तेजी से बढ़ता सहयोग, ऑटोमोटिव, एनर्जी, मशीनरी व केमिकल सेक्टर्स में जॉइंट वेंचर्स और रिसर्च कोलैबोरेशन से उभरती नई टेक्नोलॉजी और इन मजबूत लिंकेजेस का सीधा लाभ हमारे व्यापार को मिला है, जो आज लगभग $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। फ्रेंड्स, दुनिया तेजी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपिटल मशीनरी पर निर्भरता को आज वेपनाइज किया जा रहा है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर हमें उनके विचारों और संदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट था कि एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जो आत्मबल, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी के साथ दुनिया से जुड़ता है। आज के वैश्विक संदर्भ में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। इसी सोच के अनुरूप हमारा साझा दायित्व है कि हम दुनिया के लिए ट्रस्टेड
और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को मजबूत करें और इस प्रयास से भारत और जर्मनी जैसे भरोसेमंद साझेदारों की पार्टनरशिप निर्णायक भूमिका निभाती है। फ्रेंड, अपनी पहली एशिया यात्रा के लिए चांसलर मर्ज ने भारत को डेस्टिनेशन बनाया। यह जर्मनी की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में भारत की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है और यह भारत के प्रति जर्मनी के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। इसी भरोसे के अनुरूप आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए हमारी कंपनियों को स्पष्ट पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी अब सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। दूसरा, हम इस बात पर भी सहमत है कि ट्रस्टेड पार्टनरशिप को अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का रूप दिया जाए। दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग और गहरा करेगी। सेमीकंडक्टर्स में हम म्यूचुअल पार्टनर्स हैं। इसके साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, फिनटेक, फार्मा, क्वांटम और साइबर ऐसे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना नदी पर चलने वाली क्रूज शिप के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली। कपिल मिश्रा ने बताया कि यमुना नदी पर चलने वाले इस क्रूज का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और 20 जनवरी को इसे यहां से रवाना किया जाएगा, जिसके बाद इसमें इंजन फिट किए जाएंगे। उन्होंने कहा इस फरवरी महीने में इसे दिल्ली की जनता के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस क्रूज में एक बार में करीब 40 लोग यात्रा कर सकेंगे और दिल्ली वासियों को गोवा जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाला अनुभव यमुना नदी पर ही मिलने वाला है। देखिए, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्रूज है और ये क्रूज दिल्ली के यमुना रिवर पर चलेगा। लगभग फाइनल स्टेज पे इसका निर्माण कार्य मुंबई में ये बन रहा है। 20 जनवरी को यहाँ से इसको रवाना किया जाएगा दिल्ली के लिए और 4-5 दिन में दिल्ली पहुंचेगा। फिर इसमें इंजन फिट होंगे और लगभग फरवरी में किसी समय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इस क्रूज को दिल्ली की जनता को इसके लिए इसका लॉन्च करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, लग्जरी एक्सपीरियंस अफोर्डेबल प्राइजेस में दिल्ली के लोगों को यमुना रिवर में मिलने जा रहे हैं। देखिए, जेटी बन के तैयार है। सोनिया विहार में अप स्ट्रीम वजीराबाद से ये चलेगा और 1 घंटे का राउंड है। एक बार में लगभग 40 लोग इस क्रूज में आ सकते हैं। इसमें फूड, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इस प्रकार की गतिविधियां भी होंगी और हम इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों प्रकार के पैकेज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जहां से ये क्रूज चलेगा उस जगह पर वाटर स्पोर्ट्स का एक हब और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का एक अलग से जोन वो भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो बहुत दिनों से दिल्ली वालों को इस प्रकार की एक प्रतीक्षा थी और जिस चीज के लिए लोग गोवा जाते हैं या और दूर दूर जाते हैं वही अनुभव क्रूज का दिल्ली में यमुना नदी में लोगों को मिलेगा। हैदराबाद में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। किशन रेड्डी ने कहा कि ओवैसी भाइयों की धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है और देश की जनता सब कुछ समझती है। उन्होंने हिजाब को लेकर दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की बातें सिर्फ समाज को बांटने का काम करती हैं। तेलंगाना में मजलिस पार्टी के लीडर्स, एमआईएम का पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, ओवैसी ब्रदर्स हो, वो लोग थ्रेटन करने का शुरुआत किया है। मैं ओवैसी ब्रदर्स से, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मैं बताना चाहता हूं, अब थ्रेटन करने से देश का जनता डरते नहीं। असदुद्दीन बोलते हैं इस देश को एक हिजाब रखने वाले एक बेटी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आज पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में कोई हिंदू प्रधानमंत्री होना चाहिए ऐसा डिमांड करते क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर? इस देश में डेमोक्रेसी है,
देश में अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन जी बड़ा बड़ा पोजीशन में हैं, माइनॉरिटी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी का जो कहानी सुनने के लिए जनता तैयार नहीं है, और अकबरुद्दीन जो चेतावनी दिया है, आपका चेतावनी से आज भारत के लोग नहीं डरते हैं। ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहे हैं। ये देश के जनता भी डरने वाले नहीं है, इसीलिए ऐसा डराना बंद करके देश के जनता के साथ देश के जनता के मूड को देखते हुए मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा डराना बंद करिए, ऐसा ही मेरी डिमांड है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की कस्बे में पुराने बस स्टैंड के पास यूको बैंक की बिल्डिंग के नजदीक कल रात भीषण आग लग गई, जिसमें पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में करीब 9 लोगों के इमारत के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कौन सी जगह है, कब फायर लगी, अभी क्या स्टेटस है, ये कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग मारे गए? ये अर्की है और लगभग 2:55 रात को हमारे को जो हमारा अर्की का जो चौकी है उनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे करके आग लगी है। तो इन्होंने तुरंत मौके पर आए और जैसे ही इन्होंने आग को ज़्यादा देखा तो इन्होंने बालूगंज शिमला, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन और अंबुजा की भी गाड़ी आई हुई थी। लगभग 6 स्टेशनों की गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही है। लगभग हमने 10 गाड़ियाँ टेंडर पानी डाला, इसमें आग को हमने कंट्रोल कर लिया था। लगभग 6 साढ़े 6 तक आग कंट्रोल था, लेकिन कुछ एक आदमी मिसिंग बताए गए हैं जो कि नेपाल मूल के निवासी बताए जा रहे हैं। तो सर्च ऑपरेशन अभी चला हुआ है, तो जैसे ही कोई आगे जैसे ही सर्च पूरा होगा, सर्च ऑपरेशन पूरा होगा तो हम आपकी टीम तो अभी भी लगी है? हाँ, टीम लगी। हाँ, टीम लगातार जब तक आग बिल्कुल खत्म नहीं होगा तब तक हम काम करते रहेंगे। एसडीआरएफ भी? और हाँ, एसडीआरएफ और हमारी होमगार्ड की जो टीम है सेल्फ रेस्क्यू की, वो भी यहाँ मौके पर आई हुई है। कितने लोग बताए जा रहे हैं? अभी 9 लोग बता रहे हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं और 4 जो है लेडीज जेंट्स, मतलब यंग। क्या किसी के जीवित होने की संभावना लग रही है? सर, अभी ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आग लगी हुई है या जिस हिसाब से बिल्डिंग क्रैश हुई है, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि वो शायद। कुल कितनी बिल्डिंग प्रभावित हुई है? लगभग यहाँ 6 दुकानें थी, 6 दुकानों में आग लगी थी। अब उसमें कुछ मंजिलें ऊपर भी थी, वो बाद में ही पता चलेगा कि कितनी बिल्डिंगें थी या जो भी। कारण कुछ पता चल पाया है? नहीं, अभी तक कोई कारण नहीं चला। हजारीबाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से जेल ब्रेक कर फरार हुए तीनों कैदियों को हजारीबाग पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग पुलिस की टीम ने इन तीनों फरार कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र से दबोचा है और उन्हें वापस हजारीबाग लाया गया है। 31 दिसंबर की रात 3 कैदी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग पुलिस ने कई टीमों का गठन कर अलग अलग राज्यों में छापेमारी शुरू की। लगातार तकनीकी निगरानी और इनपुट के आधार पर पुलिस ने तीनों फरार कैदियों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कैदी गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। नारायण सेंट्रल कारा से 30-31 की रात में जो 3 कैदी फरार हुए थे, तो हजारीबाग पुलिस ने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सुदूरवर्ती एक ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने ईंट भट्टा से इनको बरामद किया है। तीनों यहाँ से जेल से कूदकर भागे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया था और उसके बाद हमारी कई टीमों ने, जैसे मैंने बताया कि 3 टीम का हम लोगों ने गठन किया था। काफ़ी कोऑर्डिनेशन में हम सभी टीमों ने काम किया और सभी इनपुट्स को हम लोग जनरेट किया। हर बिंदु पे हम लोग जांच करते रहे और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और इसका परिणाम हुआ कि हम लोगों ने इन तीनों को ही एक काफ़ी सुदूरवर्ती जगह से ही एक ही साथ बरामद करने में सफलता हम लोग पाए हैं। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। चूंकि ये जो सेंट्रल कारा है जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना
प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया, काम किया और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूंकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये चाक गए, चाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गोंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहाँ भी ये सिर्फ एक दिन पहले पहुंचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहाँ से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहाँ पहुंच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीज़ों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Pulse24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।